हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के वीकली करंट अफेयर्स में। दोस्तों इससे बेहतर कहीं नहीं। तो आज हम लोग 24 अगस्त से 30 अगस्त के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे, साप्ताहिक करंट अफेयर। तो इस सप्ताह के दौरान जो भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो दोस्तों हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और इसमें राज्य विशेष प्लस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जितनी भी चीज़ें आएंगी उसका एक विशेष तौर पर दोस्तों यहाँ पर व्याख्या किया जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और अगर इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली के जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है साप्ताहिक, किस राज्य के स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है दोस्तों नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को राज्य के स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए पहले पल्लीकुट्टम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा अगर और इसमें देखें तो स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राजगिरी मीडिया द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया है आपको ये ध्यान में रखना है, राजगिरी मीडिया द्वारा। ठीक है, और नागालैंड के जो चेसोर गांव के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल में ये प्रदान किया गया है। ठीक है, तो डीएवी पब्लिक स्कूल हरियाणा ने रजत पुरस्कार जीता है, जबकि केरल में सीएमआई क्राइस्ट स्कूल इरिट्टी ने कांस्य पुरस्कार जीता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है वो फेडरल बैंक लिमिटेड की नैतिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत प्रायोजित किया गया था। क्रमशः इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों नागालैंड के बारे में। ये जो रेड वाला यहाँ पे दिख रहा है ये है नागालैंड। आप मैप भी देखते रहिए ताकि आपको मैप पे भी लोकेट करना आ जाए। जितने भी स्टेट आते हैं हम पूरे आपको यहाँ पर मैप पे शो करते हैं ताकि आपको मैप पे भी याद हो जाए। सारी जानकारियाँ उससे संबंधित हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि डेली के डेली जब आपकी ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, डेली के डेली ये डाटा रिपीट होगी तो आपको एकदम रट्टा हो जाएगा, याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। चलिए तो हम लोग देखते हैं नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। सबसे जो बड़ा शहर है वो है दीमापुर। जनसंख्या है 19,78,502, घनत्व 119 है। ज़िले कुल जो हैं इसमें 12 ज़िले हैं। ठीक है, कितने ज़िले हैं? कुल 12 ज़िले हैं। राजभाषा जो है वो क्या है दोस्तों? अंग्रेज़ी है। ठीक है, और गठन कब हुआ था इसका? तो 1 दिसंबर 1963 में। राज्यपाल इस समय यहाँ पर हैं आर्यन रवि और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। जो यहाँ पे विधानमंडल है वो है एक सदनीय और विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो हैं 60। संसद की बात करें तो राज्यसभा की 1 सीटें और लोकसभा की 1 सीटें। ठीक है, जितना भी यहाँ पर छोटा छोटा ये आप देखेंगे छोटे छोटे, यहाँ पर राज्यसभा में 1 सीटें हैं और लोकसभा में 1 सीटें हैं। ठीक है, चलिए उच्च न्यायालय कौन सा आता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय आता है, कोहिमा में इसकी खंडपीठ है। ठीक है, चलिए मिजोरम अब थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये है थोड़ा सा, यहाँ पर रंग कर दिया गया है, यहाँ पे मिजोरम नहीं होगा, यहाँ पे नागालैंड कर लीजिए आप लोग। देयांग एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, देयांग नदी। राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे तो इतांगी राष्ट्रीय उद्यान है और जनजाति है नागालैंड की नागा जनजाति बहुत फेमस है। तो कोनियक एक जनजाति और है। ठीक है, चलिए दूसरा जो प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? तो कुल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन 5 लोगों का नाम आपको 100% याद होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन है देखिए आप लोग। रोहित शर्मा हैं क्रिकेट से, मरियप्पन टी हैं पैरा एथलीट से, और मनिका बत्रा हैं टेबल टेनिस से, विनय फोगाट हैं रेसलिंग से, और रानी रामपाल हैं महिला हॉकी से। 5 नेम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 5 नेम में से किसी का भी नेम पूछ सकता है। ऑप्शन में देता है कि इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया या नहीं दिया गया। तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा किसे राजीव गांधी पुरस्कार मिला। ठीक है, क्योंकि है क्या कि ये सबसे बड़ा खेल सम्मान है पूरे देश का। ठीक है, इसलिए ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जो रोहित शर्मा हैं देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। ठीक है, चौथे क्रिकेटर, क्योंकि इनमें से ज़्यादा फेमस क्रिकेट ही है, क्रिकेट सब लोग ज़्यादा देखते हैं।
तो चौथे क्रिकेटर हैं। अब पहला कौन था? पहले थे सचिन तेंदुलकर, दूसरे हैं महेंद्र सिंह धोनी और तीसरे हैं विराट कोहली और चौथा किसको मिला? रोहित शर्मा को। ठीक है, तो तेंदुलकर पहले क्रिकेटर थे जिनको 1998 में ही मिल गया था। ठीक, फिर धोनी को मिला, विराट कोहली को मिला और फाइनली अब की बार किसको मिला है? रोहित शर्मा को। तो चौथे नंबर पे आएंगे ये। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले। बाकी और जो आपके 4 नाम हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है दोस्तों इजराइल। ठीक है, इजराइल के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि दोनों सरकार के बीच जो साझेदारी होगी उससे बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र में जो जल संकट की समस्या होती है उसका क्या किया जाएगा? समाधान किया जाएगा। मेन उद्देश्य यही है। बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे कि ड्रिप सिंचाई। ठीक है, तो जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर क्या किया जाता है? ड्रिप सिंचाई जो है सबसे सर्वोत्तम होती है। क्षेत्रीय किसानों की सहायता जो है ड्रिप सिंचाई में किया जाएगा। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी समस्या से निपटेगी और देश के बाकी हिस्सों के लिए भी भूजल प्रबंधन, सिंचाई, पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श दोस्तों इसमें बनेगी। ठीक है, चलिए तो ये आपको दिखाते हैं इजराइल। ये जितना भी वाइट वाली बाउंड्री आपको दिख रही है, ये वाइट ये पूरी क्या है? इजराइल है। ठीक है, चलिए अब इजराइल है और इस तरफ देखते हैं लेबनान है, इस तरफ सीरियन अरब रिपब्लिक है, यहाँ पर आप देखेंगे जॉर्डन है, ये गाजा पट्टी है जो कि बहुत ही फेमस हुई है, न्यूज़ में आपको आई होगी। यहाँ पर एक है, ये आप देख रहे होंगे डेड सी। ठीक है, डेड सी ये लिखा है ना, डेड सी बहुत फेमस है डेड सी। तो ये डेड सी कहाँ पर पाया जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है। ठीक है, ये डेड सी कई बार ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, डेड सी आप लोग जानते होंगे किसके लिए फेमस है? ठीक है, मृत सागर। ठीक है, गहराई ज़्यादा है और यहाँ की जो लवणता है वो भी ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि इस पर यदि कोई आदमी लेट जाए, बैठ जाए तो वो डूबता नहीं है। ठीक है, आप लोग नेट पर भी इसका वीडियो या पिक्चर फॉर्म में देखे होंगे। कैपिटल और जो लार्जेस्ट सिटी है इजराइल की वो है यरूशलेम। प्रेसिडेंट हैं रुवेन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो कि बहुत फेमस हैं, आप लोग जानते होंगे। इंडिया भी आए हैं, मोदी भी कई बार यहाँ पर गए हैं। करेंसी जो है वो है न्यू शेकेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बफई कार्यक्रम चलाया है? तो वो है दोस्तों केरल सरकार। ठीक है, केरल सरकार ने जो जनजातीय बच्चे हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो नमथ बफई कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, तो नमथ बफई जो कार्यक्रम है उसको समग्र शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम ने आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही शिक्षा की ज़रूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में सफलता भी पाई है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र शिक्षा केरल ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किए हैं और प्री रिकॉर्डेड कक्षाएँ एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो रेड वाला दिख रहा है ये है केरल। स्टेटहुड यानी इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। 63 साल पहले। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल इसमें 14। ठीक है, कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम और जो इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं 14 और इसमें जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। लेजिस्लेचर यहाँ पर क्या है? यूनिकैमरल है यानी कि एक सदनीय है और कुल 141 सीट यहाँ पे हैं। राज्यसभा में यहाँ से 9 सीटें जाती हैं और लोकसभा में टोटल 20 सीटें जाती हैं। हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से थोड़ी सी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पराम्बिकुलम आलियार ये क्या है? ये 8 छोटी नदियों द्वारा संचालित होती है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इडुक्की जो है वो पेरियार नदी पर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट आपका यही है। पल्लीवाफल ये मंदिर पुंजा नदी पर और सबरीगिरी पंबा नदी पर। तो आपको प्रेफरेंस देखा जाए तो नंबर 1 पर यही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही पूछा जाता है।
की परियोजना किस नदी पर है, पेरियार या फिर किस राज्य में है, तो वो केरल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पर आप इसमें सबरीगिरी को याद कर सकते हैं, वो है पंबा नदी पर। बाघ अभ्यारण्य देखें तो पेरियार जैसे ही आ जाए तैसे आप केरल में तुरंत जा सकते हैं। ठीक है, तो पेरियार बाघ अभ्यारण्य 1978-79 में हुई थी और पराम्बीकुलम 2007 में। जनजाति यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मोपार, नायर और डाफर। ठीक है, मोपला जनजाति आप लोग एक जानते होंगे, मोपला विद्रोह भी हुआ था, यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो मोपार जो है वही है दोस्तों मोपला। ठीक है, मोपला जनजातियाँ यहाँ की काफ़ी फेमस है। नायर हो गया, डाफर हो गया, दो और भी हैं। राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे नाईमुडी और इरविकुलम और पेरियार और साइलेंट वैली। ठीक है, चलिए तो इसमें अन्नमुडी जो है वो और पेरियार और साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली ये कहाँ पर है, आपके केरल में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही फेमस है। और अन्नमुडी ये भी काफ़ी बहुत फेमस है। पेरियार तो जहाँ भी आ जाए तहाँ वो आप केरल पहुँच जाइए। ठीक है, पेरियार कुछ भी, पेरियार नदी आए, पेरियार बाघ अभ्यारण्य आए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आए, तो सब कहाँ पर हैं, केरल में, पेरियार वाले नाम से। चलिए झील में देखते हैं तो वेम्बनाड झील, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेम्बनाड झील। ठीक है, तो वेम्बनाड झील कहाँ पर है, केरल में है। अष्टमुडी ये भी बहुत फेमस है और फाफथल। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो आपका फेमस है वो है अष्टमुडी। ठीक है, तो वेम्बनाड और अष्टमुडी झील ये कहाँ पर हैं, केरल में है। चलिए 5वां नंबर हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है, तो वो जीता है दोस्तों गजानंद यादव ने। ठीक है, किसने, गजानंद यादव ने जीता है। तो विंग कमांडर हैं दोस्तों गजानंद यादव, इन्होंने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं और वे भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग यानी कि आकाश गंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। ठीक है, तो ये जो तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, इसको साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, साहसिक खेलों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। ठीक है, जैसे उसमें अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं, ऐसे ही साहसिक खेलों के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों असम में। ठीक है, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यह रोपवे की जो कुल लंबाई होगी वो होगी 1.8 किलोमीटर। ये आपको गांठ बांध लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और कहाँ पर बन रही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रही है, ये दूसरी बात आपको ध्यान रखना है। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है, ये तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट इसमें आपको हो गए जो कि याद में रखने हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि उत्तर गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच का जो यात्रा का समय होगा वो घट करके क्या हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा खुराफात करना चाह रहा होगा अगर एग्जामिनर, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इस रोपवे के निर्माण में 56 करोड़ रुपए की लागत आई, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये है असम जो रेड वाली दिख रही है। असम की राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, घनत्व 340, टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं असम में वो हैं 33। भाषा जो है असम का असमिया, गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1960 को। राज्यपाल इस समय कौन है, जगदेव मुखी, और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। विधानमंडल यहाँ भी एक सदनीय है, कुल मिला के विधानसभा में 126 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ से 7 सीटें जाती हैं। ठीक है, 7 सीटें जाती हैं और लोकसभा की कुल 14 सीटें जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए हम लोग थोड़ा सी महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं जो कि स्टैटिक हैं और सभी परीक्षाओं में आती हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं कुल्फी और कोपली। ठीक है, अब आप लोग देखे होंगे कि अभी 3-4 दिन से ये 2-3 बार रिपीट हो गया असम। तो ऐसे ही सोचिए, आप अगर 3-4 महीने पढ़ लिए और ये कम से कम 20-30 बार रिपीट हो गया तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, जो कुल्फी बहुउद्देशीय परियोजना है ये कुल्फी नदी पर है, कोपली नदी पर है। तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों कहाँ पर हैं, असम में है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य में देखेंगे तो काजीरंगा और मानस,
ये दोनों इंडिया के टॉप मोस्ट के जो है बाघ अभयारण्य हैं। काजीरंगा स्थापना 2006 में हुई थी, मानस की 1973-74 में हुई थी। उसके बाद दो जो जल्दी बने हैं, नमेरी और औरंगा, ठीक है, 1999 2000, काजीरंगा भी खैर 2006 में हुआ था, बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था 2006 में, बाकी पहले से था। तो नमेरी 1999 2000 में, और औरंगा अभी जो न्यू 2016 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया वो है औरंगा, ठीक है। तो दो बहुत फेमस हैं, काजीरंगा और मानस, ठीक है, टॉप मोस्ट के हैं। उसके बाद जो दो आते हैं नमेरी और औरंगा, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं के पूछे जाने की आपके ज़्यादा संभावना होती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि काजीरंगा और मानस तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं तो ये प्रश्न क्यों पूछें, ठीक है। चलिए, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंगा, जितने बाघ अभयारण्य हैं वही राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक केवल बढ़ गया है, वो है डिब्रू साइखोवा, ठीक है। जनजातियों में देखें तो बोडो, खासी, मिजो, नागा, आगामी, सिंधो, मिकिर, डिमरा, गारो, तो यानी जितने भी आसपास के उधर इधर आपका असम है, उधर मिजोरम है, नागालैंड है, तो ये सारी दोनों तीनों हैं, मेघालय है, तो तीनों चारों जो है यहाँ पे मिल करके जनजातियाँ पाई जाती हैं लगभग सारे स्टेटों में, ठीक है। खास करके जो यहाँ की स्पेशल जनजाति है असम की वो है मिकिर, ठीक है, जो स्पेशल है, बाकी सारे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों 100%। 100% आरक्षण अब सरकारी नौकरियों में मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब मध्य प्रदेश के बाहर के देश वाले वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते और वहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो 10वीं और 12वीं परीक्षा जो मध्य प्रदेश में उत्तीर्ण करेगा वही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, समझ रहे हैं आप? ये ऐसे क्या होगा कि सारे स्टेट अब अपना अलग अलग कर लेंगे। तो भैया एक स्टेट का जब दूसरे स्टेट में नहीं जा पाएगा तो इससे क्या होगा, अपनी अलग अलग बनेगी कि भैया मेरा स्टेट है, ये मेरा स्टेट है, ये मेरा स्टेट। इससे क्या होगा कि जो देश की एकता है वो प्रभावित होगी, ठीक है, वो प्रभावित होगी, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो एक साल पहले 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों पर 70% आरक्षण की घोषणा की थी। तो निजी क्षेत्र है और उसमें 70% भी है, तो ये दोनों काम जो है तब भी एक्सेप्टेबल थे, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरियों में और भी 100% कर दिया गया, इसे नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए, तो हरियाणा सरकार ने भी अभी जुलाई 2020 में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का एक कानून बनाया है, और इस कानून में निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए ये भी 70% आरक्षण लागू किया था। तो जैसे कमलनाथ ने किया था सेम है जैसे यहाँ पर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने भी किया था, ठीक है, जो कि कुछ ठीक था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो आपको रेड वाला दिख रहा है, राजधानी है आपकी भोपाल। सबसे बड़ा जो शहर है मध्य प्रदेश का वो है इंदौर, और इंदौर अभी चर्चा में था। क्यों? क्योंकि जो स्वच्छ शहरों की सूची है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है किसने? इंदौर ने, और वो भी लगातार चौथी बार, ठीक है, लगातार चौथी बार। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा शहर है वो है इंदौर। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। विधानमंडल मध्य प्रदेश में भी एक सदनीय है। जो विधानसभा की सीटें हैं कुल यहाँ पर 231 हैं, और राज्यसभा की यहाँ की कुल 11 सीटें हैं, और लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं। बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, तवा परियोजना है तवा नदी पर, नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर, ठीक है। चलिए, पेंच वाला हो गया पेंच नदी पर। अब बाण सागर देखना है। बाण सागर जो परियोजना है वो है सोन नदी पर। इंदिरा सागर जो परियोजना है वो है नर्मदा नदी पर, और गांधी सागर जो परियोजना है वो है चंबल नदी पर। तो ये ही तीनों क्या हैं आपके टॉप मोस्ट के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तवा पर ही है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना कम है। इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट में है, तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर नदी वाला आता है तो बाण सागर सोन नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, और गांधी सागर चंबल नदी पर। बाघ अभयारण्य देखेंगे इसमें दोस्तों तो कान्हा हो गया और
पन्ना हो गया, ठीक है, और सतपुड़ा हो गया। ये 3 क्या हैं, ये तीनों टॉप मोस्ट के हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आता है पेंच, बांधवगढ़ और संजय दुबरी, ठीक है। तो संजय दुबरी 2008 में बना था, अभी ये न्यू है। तो ये जो 2-3 महत्वपूर्ण हैं, कान्हा, सतपुड़ा और पन्ना, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके बाद आपको इन सबको ध्यान में रखना है, पेंच, बांधवगढ़ और संजय दुबरी, ये कहाँ पर हैं, एमपी में हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान तो वही सेम है, पन्ना, कान्हा, माधव, पेंच और सतपुड़ा। झील में यहाँ पर 2 ठो हैं, एक है भोज झील और एक है तवावोहर झील, 2 ठो याद रखना है। जनजाति यहाँ पर बंजारा और गोंड और कोल, ठीक है। गोंड के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की, गोंड है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। DRDO के चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए तो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं जी सतीश रेड्डी, DRDO के अध्यक्ष के तौर पर 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है, अब आपको ध्यान में ये रखना है, ठीक है, कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी कार्यकाल बढ़ाता कौन है, तो वो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति। तो समिति ने इनका जो कार्यकाल है वो विस्तार की मंजूरी दे दी है। साथ ही 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए हुआ है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी कि DRDO के सेक्रेटरी यानी कि सचिव भी होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम थोड़ा सा DRDO के बारे में देख लेते हैं। तो DRDO क्या है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, DRDO भवन न्यू दिल्ली में है। मोटो जो है इसका संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, ठीक है। जो मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं राजनाथ सिंह यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। और जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये कौन है, चेयरमैन है DRDO के, जिनके बारे में भी पीछे बताया कि इनको 2 साल का विस्तार दे दिया गया है, ठीक है। पेरेंट जो एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसी के अंतर्गत ये DRDO काम करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, ठीक है, को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा। तो जहाँ पर भी पहला आ जाए वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना होता है, ठीक है। तो पहला राज्य कौन सा होगा, वो होगा कर्नाटक, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करेगा, ठीक है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने अभी पिछले ही महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी है। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। अभी एक चीज़ें आपको ये भी ध्यान में रखना है, 1986 की नीति अभी तक चल रही थी, उसको अब चेंज किया जाएगा 2019 के द्वारा। तो इसके तहत क्या होगा कि देश की शिक्षा में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा और नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा का अधिकार है यानी राइट टू एजुकेशन, उस कानून के दायरों को क्या किया गया है, व्यापक बना दिया गया है, ठीक है। तो अगर कथन कारण या 1, 2, 4 ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो एक ऑप्शन उसमें रखेगा कि यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। बी ऑप्शन होगा कि उसमें राइट टू एजुकेशन कानून के दायरों को व्यापक बनाया जाएगा और उसमें अब क्या होगा कि 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। तो 2-3 ऑप्शन ऐसे दे देगा और पूछेगा कौन सही है कौन नहीं सही है, A, B, C ऐसे करके, ठीक है। तो 3 पॉइंट हैं आपको जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा और क्या करेगा, राइट टू एजुकेशन इसको क्या करेगा, व्यापक बनाएगा। यानी अब क्या होगा कि 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कर्नाटक के बारे में, क्योंकि कर्नाटक जो है NEP लागू करने वाला पहला राज्य है। इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है बेंगलुरु, लार्जेस्ट सिटी भी है बेंगलुरु। डिस्ट्रिक्ट जो टोटल हैं यहाँ पर 30 हैं। गवर्नर हैं इस समय वजुभाई वाला और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं BS येदुरप्पा। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर हैं, वो हैं CN दशरथ नारायण, गोविंद करजोल और लक्ष्मण सावेदी, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 जो है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, 3 तो, ठीक।
अब यहाँ पर देखेंगे विधान जो सभा है वो स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा यहाँ पे क्या है दोस्तों, विधान मंडल है, वहाँ यहाँ पर वो द्विसदनीय है। ठीक है, द्विसदनीय मतलब क्या होता है कि एक विधानसभा होगा और एक विधान परिषद होगी। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं और विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। ठीक है, जिसे कि हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं विधानसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं यानी कि परिषद। ठीक है, लोकसभा में यहाँ से कुल 28 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 12 सीटें यहाँ से जाती हैं। कर्नाटक में बहुउद्देशीय परियोजना देखें तो तुंगभद्रा है, काली नदी परियोजना है, फरावती है, भद्रा है और शिव समुद्रम है। ये बहुत फेमस है। आलामाटी खैर बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुंगभद्रा जो परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर, काली परियोजना काली नदी पर है। ठीक है, काली परियोजना काली नदी पर, फरावती नदी पर ही है, भद्रा नदी पर है, शिव समुद्रम किस पर है, कावेरी नदी पर। तो चेंजिंग किस में है, केवल शिव समुद्रम वाले में है, ये कावेरी नदी पर है। बाकी सब जो नाम है वो अपने अपने नदी पर हैं। ठीक है, याद क्या रखना है कि ये सभी परियोजनाएं कहाँ पर हैं, कर्नाटक में हैं। ठीक है, चलिए बाघ अभ्यारण्य में देखेंगे तो बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य और नागरहोल अभ्यारण्य। तो बांदीपुर वाला जो बाघ अभ्यारण्य है ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान में अगर देखें तो बांदीपुर हो गया और राजीव गांधी हो गया। ठीक है, जैसे कि नागरहोल का एक नाम राजीव गांधी भी है और कुंदरे मुख है। झील में देखेंगे तो बेलांदूर, पंपा सरोवर, उंकल, कावेरी और भीमेश्वर और उल्फू। इसमें पंपा सरोवर जो है वो पूछा गया है। जनजाति में चेंचू, वर्ली, कोरमा और मलाई कोड़। तो इसमें चेंचू और कोरमा ये दो बहुत फेमस हैं। तो ये जनजातियाँ कहाँ की हैं, कर्नाटक की हैं। ठीक है, चलिए 10वां जो प्रश्न है, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम यानी कि जिसे हम अफस्पा बोलते हैं को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों उसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, असम में अफस्पा दोस्तों ये बहुत पहले से लागू है। कब से लागू है, असम में नवंबर 1990 से ही जारी है और इसे हर 6 महीने पर क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, और करता क्या है यह, यहाँ से देख लीजिए कि यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्यवाही करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। ये है क्या, अफस्पा। ठीक है, तो ये असम में कब से लागू है, नवंबर 1990 से ही जारी है। हर 6 महीने में क्या किया जाता है, इसे नवीकृत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पुनः जो है हम लोग असम देखेंगे, दिसपुर, गुवाहाटी, असमिया सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं क्योंकि असम अभी पीछे आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पुनः आप लोग ये रिवाइज कर लीजिएगा। काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंगा ये सब बहुत फेमस हैं। मिकिर जनजाति यहाँ की है, बहुत फेमस है। बाघ अभ्यारण्य काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की गई है और वो किस सरकार द्वारा की गई है, तो वो उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, कौन सी, बायोफ्लॉक तकनीकी, जिसके जरिए क्या होगा कि मत्स्य पालन को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए यह एक नई योजना है। मत्स्य पालन में जो बायोफ्लॉक तकनीकी है उसके माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बायोफ्लॉक आधारित जो मछली पालन है एक ऐसी तकनीकी है जिसमें सीमित क्षेत्र में ही मछली पालन संभव है। ठीक है, कहाँ, सीमित क्षेत्र में ही मछली पालन संभव है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बायोफ्लॉक तकनीकी क्या है, इससे क्या फ़ायदा है। तो मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा और जो सबसे बड़ा काम है वो कि सीमित क्षेत्र में ही मछली पालन संभव होता है। ठीक है, इसके लिए जो पारंपरिक तौर पर पानी की अधिक मात्रा और अधिक ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तकनीकी में क्या होता है कि टैंक में जो अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रोबायोटिक्स और कार्बन स्रोतों जैसे कि शीरा के उपयोग से पचता है। ठीक है, मछली के भोजन में यह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, बस काम हो जाता है। तो यह योजना राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाएगी, उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं और इच्छुक प्रगतिशील मछली किसानों को आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी। ठीक है, तो राज्य सरकार उन उद्यमियों को 40% की सब्सिडी भी प्रदान करेगा जो मछली का उत्पादन करने के लिए इस नई जैव प्रणाली की शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा। जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर है भुवनेश्वर, घनत्व है 270, राजभाषा है उड़िया। गठन कब हुआ था इसका, तो 26 जनवरी 1950। राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक।
जो विधानमंडल है यहाँ भी एक सदनीय है। विधानसभा में कुल 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय यहाँ पर है। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा बहुउद्देशीय परियोजना देखते हैं। तो हीराकुंड महानदी पर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना। बाली मेला सिलोरी नदी पर है। तो हीराकुंड वाला बहुत फेमस है, आप लोग हीराकुंड बांध भी सुने होंगे, बहुत ही फेमस है। बाघ अभ्यारण्य है सिमलीपाल, बहुत ही अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट सिमलीपाल, आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय उद्यान में एक भीतरकनिका है और एक सिमलीपाल है, जो कि टॉप मोस्ट के कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान हैं ये इंडिया के। ठीक है, भीतरकनिका और सिमलीपाल, तो ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। झील में चिल्का झील, जिनके बारे में आपने सुना होगा और जीके में भी पढ़ा होगा कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है कौन? चिल्का झील। ठीक, जनजाति में देखेंगे तो खरिया, संथाल, कोल, खोंड और बैगा। तो इसमें जो संथाल जनजाति है वो काफ़ी फेमस है, और कोल, यहाँ संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह जो है आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो ये यहीं की जनजातियाँ हैं। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो वो किया है दोस्तों किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क जो है अधिरोपित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और इससे जो फायदा होगा वो क्या किया जाएगा कि किसानों के धान के समर्थन मूल्य में अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो मैप में दिख रहा है आपका, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर। ठीक है, सबसे जो बड़ा शहर है वो है रायपुर, घनत्व 189। जो राजभाषा है एक हिंदी है और दूसरी छत्तीसगढ़ी है। गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। विधानमंडल यहाँ भी एक सदनीय है और कुल विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में 11 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर। ठीक है, चलिए बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे तो जोंक, ये कहाँ पर है? जोंक नदी पर है, और महानदी जलाशय ये महानदी पर है। ठीक है, तो जोंक जोंक पर ही है और महानदी महानदी पर है। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। होना किस में है? आपको ध्यान में रखना है कि जोंक जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस राज्य में है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। बाघ अभ्यारण्य इंद्रावती कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अभ्यारण्य इंद्रावती, जिसकी स्थापना 82-83 में हुई थी। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान में कंगेर घाटी और संजय आता है। झील में बेलांदुर, पंपा सरोवर, उत्कन, कावेरी, विश्वेश्वर और उल्फुर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जनजातियां में भूरिया, कोल, बिग और हलवा। ठीक है, तो कोल विद्रोह जो एक जनजातियों की हुई थी, तो कोल विद्रोह अभी हमने उड़ीसा में भी देखा और यहाँ पर भी देखा। ठीक है, एक संथाल जनजाति है वो आपके पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? ठीक है, तो वो शीर्ष राज्य कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसके तहत महिलाओं को ऋण देने में जो सबसे ऊपर रहा है वो है तमिलनाडु। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का। तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसके अनुसार इसकी शुरुआत के बाद महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2018 में गैर कारपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन आया? तमिलनाडु। ये आपको ध्यान में रखना है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और जब ये चीज़ें चर्चा में आ जाती हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। दूसरा पॉइंट, और किसके लिए? तो गैर कारपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए ये शुरू किया गया था। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको इसमें 100% याद रखना है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आइए हम लोग तमिलनाडु देखते हैं।
तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, सबसे बड़ा शहर है चेन्नई, घनत्व है 550, जो ज़िले हैं टोटल वो कितने हैं 32 ज़िले हैं, और यहाँ की जो राजभाषा है वो है तमिल, ठीक है, वो है तमिल। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और सरकार में देखेंगे तो तमिलनाडु सरकार, राज्यपाल हैं इसमें बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। जो विधानमंडल है यहाँ भी एक सदनीय है, विधानसभा की कुल 235 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 29 सीटें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे लिए जो ऐड किया गया है वो है पेरियार। तो पेरियार कहाँ पर है? पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर है, तमिलनाडु में, केरल में भी हमने देखा वहाँ पर भी है और तमिलनाडु में है। अगला है कि मेट्टर कावेरी नदी पर है और पायकारा पायकारा नदी पर है, ठीक है। चलिए, तो पेरियार वाला आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों स्टेट में है, ठीक है। तो ये जो मेट्टर है ये कहाँ पर है? कावेरी नदी। बाघ अभ्यारण्य में देखेंगे तो कालकड़, ठीक है, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्य मंगलम, ठीक है। तो ये जो सत्य मंगलम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके टॉप मोस्ट इसमें से फर्स्ट नंबर पर रहेगा। इसके बाद आता है दूसरा नंबर इसमें से अन्नामलाई, तीसरा नंबर आता है मुदुमलाई, जो कि आपको याद करने की जो प्रेफरेंस है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट के हिसाब से। तो सत्य मंगलम हो गया और अन्नामलाई हो गया और मुदुमलाई हो गया, ये बाघ अभ्यारण्य हैं कहाँ पर? तो तमिलनाडु में हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे तो गिंडी हो गया, मन्नार हो गया, मैरीन हो गया, इंदिरा गांधी जिसे कि अन्नामलाई कहते हैं उसका नाम इंदिरा गांधी है, और पलानी पहाड़ी, ठीक है। तो मन्नार वाला जो हो गया ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी वही अन्नामलाई ही है और पलानी पहाड़ी, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। झील में देखेंगे वरिनम और चेंबर बक्कम, ठीक है, ये दो झील हैं। जनजाति यहाँ पे बडगा, टोडा और कोटा और टोड कोटा, ठीक है। तो टोडा, कोटा, टोड कोटा, ये बड़े आराम से आप लोग याद रख सकते हैं। ये कहाँ की जनजातियाँ हैं? तमिलनाडु की जनजातियाँ हैं। चलिए, 14 नंबर जो प्रश्न है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, निर्यात सुविधाओं पर जो रैंकिंग बनाई गई है, पहला स्थान किससे प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है गुजरात को, ठीक है, गुजरात को। तो ये जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इसमें निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात जो है वो शीर्ष पर है। तो पहली पॉइंट आपका ये है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा। और नीति तत्परता सूचकांक है ये 2020 जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। शीर्ष पर कौन है? गुजरात, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे पर है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। शीर्ष जो 10 स्थान है उसमें से 8 राज्य जो हैं, 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने में कामयाब हैं, ठीक है। चलिए, तो 10 में से जो 8 तटीय राज्य हैं उनमें से 6 जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस सूचकांक से यह भी पता चलता है कि किस राज्य ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूमि से घिरे राज्यों में अगर देखें तो राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, ठीक है। तटीय राज्य गुजरात क्या है? तटीय राज्य है, तो तटीय राज्य से जो निर्यात होता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, ठीक है। और भूमि से घिरे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो भूमि से घिरे वालों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा रहा है। अब गुजरात नंबर 1 पर रहा है, तो हम लोग गुजरात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है गुजरात, कैपिटल है इसकी गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं गुजरात में 33, ठीक है। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपानी। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, यानी कि एक सदनीय, कुल 182 सीटें हैं। राज्यसभा में कुल 11 सीटें और लोकसभा में कुल 26 सीटें और गुजरात हाई कोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं यहाँ पर एक है कदाना बहुउद्देशीय परियोजना जो कि माही नदी पर है। झील में नाल सरोवर झील है, एक ही है, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान में ये ब्लैक बक और गिर और मैरीन, ये तीनों बहुत फेमस हैं, जिनमें जो गिर है, गिर का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका टॉप मोस्ट फर्स्ट पे आएगा, जहाँ पर एशियाई शेर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से? एशियाई शेर, ठीक है, गिर के जंगलों में राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है नंबर ब्लैक बक का, और उसके बाद नंबर आता है कि मैरीन का, ठीक है, जो कच्छ की कड़ी में। जनजातीय में भील हैं, बंजारा हैं, कोली हैं, डबला हैं और खारी हैं। तो भील जनजाति हो गई और बंजारा हो गई और डबला हो गई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं गुजरात की। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.के. भगत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो वो हैं दोस्तों तरुण गाबा, ठीक है। एस.के. भगत को हटा करके
तरुण गाबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले तरुण गाबा क्या थे, आईजी विजिलेंस थे, उनकी जगह पर अब किसको भेज दिया गया है, एफ के भगत को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो 2001 में आईपीएस बैच के ऑफिसर थे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखना है। तरुण गाबा सीबीआई में तैनात थे, ये इम्पॉर्टेंट है। और आईपीएफ जो राकेश अस्थाना का केस चल रहा था, बहुत फेमस था, आप लोग जानते होंगे, उस केस के ये इंचार्ज थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ये आपको मैप में दिख रहा होगा। इसकी जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसलिए हम लोग देखते हैं कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब, 24 जनवरी को। कैपिटल है लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट टोटल इसमें कितने हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और मंडल के हैं 18 हैं। ठीक है, इस समय जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के भी हैं और मध्य प्रदेश के भी हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर 2 हैं, एक हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, यानी कि द्विसदनीय है। द्विसदनीय अभी आपको पीछे बताया, एक विधानसभा और विधान परिषद। तो जो काउंसिल है, परिषद, उसमें कुल 100 सीटें हैं और असेंबली यानी जो विधानसभा है उसमें कुल 403 सीटें हैं। ठीक है, तो 403 उसमें आपकी विधानसभा में है और 100 कहाँ है, विधान परिषद में है। ठीक है, राज्यसभा की यहाँ से कुल 31 सीटें जाती हैं और लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। उत्तर प्रदेश की अगर कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखें तो रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, रामगंगा नदी पर। रिहंद है, रिहंद नदी पर। चिबरो है, टोन्स नदी पर। चिल्ला है, चिल्ला नदी पर। माता टीला है और बेतवा नदी पर। ठीक है, तो इसमें जो टॉप मोस्ट की है वो है रिहंद और उसके बाद जो टॉप मोस्ट है वो है माता टीला और उसके बाद जो पूछा जाता है वो है रामगंगा। तो रिहंद जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो रिहंद नदी पर है। दूसरा माता टीला बहुत फेमस है, ये है बेतवा नदी पर। ठीक है, क्योंकि रामगंगा पर, रिहंद रिहंद पर तो बहुत ईजी है, चिल्ला चिल्ला पर में कोई दिक्कत ही नहीं है। माता टीला कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और चिबरो है टोन्स नदी पर। बाघ अभ्यारण्य देखेंगे तो दुधवा, दुधवा बहुत फेमस है, हर कोई जानता है। अभी हाल ही में जो बना है अमनगढ़, अमनगढ़ 2012 में बना है, इसको आप लोग देखिए, ये PSU 2015 में क्वेश्चन ये पूछा था। ठीक है, तो दुधवा लोग जानते थे, अमनगढ़ बहुत कम जानते हैं, तो गलत कराते हैं। तो ये 2 बाघ अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान में देखें तो एक है वो है दुधवा। झील में फुलहर झील यहाँ का फेमस है। जनजाति में बुक्सा, थारू, खरवार, राजी, अगरिया। तो इसमें से थारू जनजाति जो है वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा की शुरू की है, तो उसका नाम क्या है, किरण। ठीक है, किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए, क्योंकि अभी जो कोविड-19 चल रहा है, काफ़ी दिनों से लोग घर में पैक हैं। ठीक है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उससे संबंधित जो मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कतें आएंगी उनके लिए व्यवस्था पहले से ही कर लिया गया है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा एक हेल्पलाइन बनाया गया है 1800-599-0019। इसका उद्देश्य क्या है कि प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार की रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार संबंधी जो सेवाएं हैं उपलब्ध कराने के साथ ही हेल्पलाइन का उद्देश्य है कि तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इन सारे जो महामारी के चलते पैदा हुए मानसिक स्वास्थ्य हैं, इनसे जुड़ी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 मौत होने पर पत्रकार, होमगार्ड और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए बीमा कवर को मंजूरी दी है, तो कुल 50 लाख रुपए बीमा कवर की मंजूरी दी है। ठीक है, तो असम सरकार कोविड-19 में अगर जो मरेंगे पत्रकार, होमगार्ड और जवान या अन्य अस्थायी कर्मचारी, तो उनको 50 लाख का बीमा कवर जो है वो दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको पीछे बता दी गई हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, तो वो है दोस्तों एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए, तो एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों को बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये शुरुआत किया गया है। इसमें क्या होगा कि प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नकद बीमा कवर भी प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत कवर किए गए अस्पतालों के खर्चों को भी कवर करता है। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन हैं? तो वो हैं दोस्तों मैरीके लुकास रोज़ेनवेल्ड। ठीक है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है 2020, जो कि सबसे युवा लेखक हैं। ठीक है, तो मैरीके लुकास रोज़ेनवेल्ड 29 वर्षीय हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है और ये जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने उनके पहले उपन्यास द डिस्क मोल्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। वह एक क्या है, डच लेखिका हैं। ठीक है, उन्होंने इसे डच भाषा में लिखा है और इसका अनुवाद जो है अंग्रेजी भाषा में किया गया है। ठीक है, तो नाम क्या है, मैरीके लुकास रोज़ेनवेल्ड सबसे युवा हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। और नाम क्या है उसका, द डिस्क मोल्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है, डच लेखिका हैं बस। इस पुरस्कार के तहत क्या होता है कि $66,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उपन्यास का नाम यहाँ पे फिर से लिखा गया है, द डिस्क काम ऑफ इवनिंग। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पर। वीकली करंट अफेयर्स था दोस्तों, तो थोड़ा सा ये जो है बड़ा भी हो गया है, कोई बात नहीं। एक सप्ताह के जब हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है, लेकिन जितने भी मैटर और जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत फ़ायदा करेंगे। तो चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पर आज का करंट अफेयर दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, कलेक्शन कैसा है दोस्तों, इसको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।